एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और माय नेम इज़ मनीष राणा। और आज मैं आपके साथ बेहतर क्लास 11th का हाईएस्ट वेटेज के अंदर जो चैप्टर आता है आपका फाइनल अकाउंट्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनल अकाउंट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि कोई पर्टिकुलर आइटम क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में गया, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और क्यों बैलेंस शीट में शो होगा, ये जो कन्फ्यूजन होती है कन्फ्यूजन आपकी परमानेंटली दूर कर देंगे। और ये चैप्टर होपफुली वैसे स्कूल्स में कवर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के लिए इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। ये वीडियो पार्ट्स में आएगी तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा। लास्ट के जो हमारे पार्ट्स आएंगे उसमें एग्जाम ओरिएंटेड 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो आते हैं, मतलब जो फाइनल अकाउंट के अंदर हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बेसिकली ऐसे फेवरेट क्वेश्चन जो टीचर के होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट्स। सर क्या होता है फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स बेसिकली देखो, आप कुछ भी जो काम करते हो ना उसका एक एंड गोल होता है, एक एंड टारगेट होता है कि आपको ये करना है। आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, पूरे साल आपने मेहनत करी, एट द एंड आपका गोल क्या है कि सर फाइनल में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, राइट। आपको पता है अकाउंटिंग का जो जन्मदाता था फ्रा लूका पेसियोली जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन था, जो कि सोच रहा था कि कोई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस वो डेवलप करे, ऐसा एक सिस्टम ड्रॉ करे जिसमें एंड रिजल्ट ऐसा हो कि बिजनेस के ओवरऑल इनकम पोजीशंस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए। मतलब ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा, अब तक क्या पढ़ा? जर्नल एंट्री पढ़ी, फिर आपने लेजर पोस्टिंग पढ़ी, लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर्स के जो बैलेंसेस आते हैं उस बेसिस पे आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो सीधा हमारा बनता है वो क्या बनता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है ना हमारा एंड गोल है, एंड रिजल्ट है, जो कि उस फ्रा लूका पिसियोली का प्रायर गोल था कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने वाला हूँ जिस सिस्टम के थ्रू हम पूरे साल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे, और एट द एंड हम दो ऐसे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि बिजनेस की इनकम क्या है, घाटे कितने हुए हैं, फ़ायदे कितने हैं, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से पैसा उठाया हुआ है मार्केट में, वो सारा ब्यौरा, वो सारा चिट्ठा एक जगह आ जाएगा। तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ बेसिकली इनमें फाइनल अकाउंट में हम क्या सीखते हैं? फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम बस यही सीखते हैं कि हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और दूसरा आप मेरे साथ सीखोगे बैलेंस शीट। बस ये दो स्टेटमेंट्स आप सीख लो, ठीक है। आप ये दो स्टेटमेंट सीख लेंगे तो इन स्टेटमेंट्स का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना बेटा, वो ना बिजनेस की इनकम पोजीशन को बता देता है। ओवरऑल पूरे साल आपने बिजनेस करा, पूरे साल आपने खर्चे करे, पूरे साल आपने कमाइयाँ करी, बहुत सारा पैसा आया आपके पास, रेवेन्यूज आई, एट द एंड आपके पास क्या नेट मार्जिन है, आपके पास क्या नेट प्रॉफिट है, या फिर लॉसेस है तो लॉसेस कितने हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस के कितने घाटे हैं, कितने फ़ायदे हैं, ओवरऑल बिजनेस की पूरी एक्टिविटी से आपने जो पूरे साल बिजनेस किया है उससे ओवरऑल आपने क्या जनरेट किया। देन बैलेंस शीट एक दूसरी स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है बेटा। सर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? देखो, फाइनेंशियल पोजीशन इनकम और एक्सपेंसेस के अलावा ना बिजनेस के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। बहुत सारे एसेट्स मतलब क्या? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर बिजनेस का राइट होता है। बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एसेट्स। वो सब बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो बिजनेस को ये भी जानना है कि ओवरऑल हमारे पास कितनी वेल्थ है, कितने एसेट्स हैं, उस एसेट्स को हमने कहाँ कहाँ से अरेंज किया, हमने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है, ओनर का कितना पैसा लगा, दैट इज़ कैपिटल, मार्केट से कितना कितना पैसा उठाया, दैट इज़ लाइबिलिटीज़, बैंक लोन्स वगैरह, ठीक है। उधार में अगर मैंने कोई सामान परचेज़ किया है तो उधार में जो सामान परचेज़ किया तो वहाँ से क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं। ओवरऑल ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन को बताता है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। और इनकम पोजीशन को जानना है कि बिजनेस कितना घाटे में कितना फ़ायदे में, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? सो अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रोसेस का ये एंड गोल होता है। जब ये चैप्टर बेटा लास्ट में दिया जाता है सिलेबस में, क्यों? क्योंकि ये एंड गोल है, एंड रिजल्ट है। आपने पूरे साल क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले डेबिट क्रेडिट पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने जर्नल एंट्री पढ़ ली थी, तो जर्नल एंट्री सीखी, जर्नल एंट्री के बाद फिर हमने लेजर पोस्टिंग सीखी, लेजर पोस्टिंग के बाद फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता था सर। लेजर के अंदर जितने बैलेंस सीडीज आते थे ना, बैलेंस सीडीज, वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते थे, और उसको हम ट्रायल बैलेंस में पुट करते थे तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता था। ट्रायल बैलेंस मैच होना बहुत ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना प्रिपेयर कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? यही दो चीज़ें। क्या? ये वाली दो चीज़ें,
ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहेगा, मैं सिखाऊंगा आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको जैसे कि नाम से दिख रहा होगा, इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब ये दो चीज़ें किस तरीके से डिवाइडेड हैं, क्या इनका बेस है, वो आपको समझना है। क्लियर है? उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी नहीं, बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक आप समझ लो, छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी से आप समझ लो, जिसके थ्रू ना आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि खर्चे कौन से कहाँ पर आएंगे। ठीक है? ये मैं डब्बे से बना रहा हूँ ना बेटा, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ? ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सर किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये? लेट से हम बना देते हैं पेन। ये पेन्स बनाता हूँ मैं, रेनॉल्ड्स पेन्स वगैरह बनाते हैं ना, ऐसे ही पेन बना रहा हूँ मैं। स्टेशनरी का सामान बनता है हमारे यहाँ पे। ठीक है? ये लिख देते हैं स्टेशनरी इक्विपमेंट्स। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेटा ये एग्जांपल बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है? ध्यान से सुनो। अब ये पूरी यूनिटाइज यूनिट में जो डब्बे जो मैंने बनाया ना, ये तो है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह लो या फिर फैक्ट्री कह लो। ठीक है? जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ मशीन्स हैं, जहाँ पर लेबर काम कर रही है, राइट। इसके अलावा ये है आपका वेयर हाउस। अब वेयर हाउस में क्या होता है? सारा रॉ मटेरियल रखा होता है सर, रॉ मटेरियल। जैसे कि मैं अगर पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो बेटा पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, राइट। ये सब मैं रॉ खरीद के रखता हूँ, रॉ बिल्कुल प्रोसेसिंग से पहले। ठीक है? अब जैसी डिमांड आती है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो यहाँ से सामान शिफ्ट कर दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग हो जाए तो उसके बाद वो सामान कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? फिनिश गुड स्टोर के अंदर। पैकिंग हो जाती है, सेलिंग एंड पैकिंग होने के बाद वो फिनिश गुड स्टोर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दैन दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर आपका अकाउंटेंट बैठेगा, मैनेजर्स बैठेंगे, ओनर बैठेगा, राइट। तो ऑफिस भी होता है बिजनेस में। ठीक है? तो मैंने बेसिकली समझाने के लिए, आपको समझो ध्यान से बस, इसमें ना एक्सपेंसेस की बाइफर्केशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा खर्चा क्यों ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा खर्चा क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसकी गहराई को समझो, इसकी रीज़न को समझो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको सबसे पहले ना दो एक्टिविटीज़ में बाइफरकेट करना है कि बिजनेस की कोर एक्टिविटी कौन सी है और बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट सारी हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस रन हो रहा है। लाइक से आप सैलरी पे कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट मैं बिजनेस के ना कोर एक्टिविटी जानना चाहता हूँ। आप इस वर्ड का मतलब समझो, व्हाट इज़ कोर एक्टिविटी। बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? कोर एक्टिविटी इज़ नथिंग बेटा, बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम कोर एक्टिविटी बोलते हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। सर कौन सी कोर एक्टिविटीज़ होती हैं? कोर एक्टिविटी जो होती हैं बेटा बिजनेस की, ये होती हैं। देखो एक बात बताओ, क्या ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर मैं बंद कर दूं तो ये फैक्ट्री चलेगी? इम्पॉसिबल सर। इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो कोर है वो क्या है? प्रोडक्शन। एक बार को ना मैं ना ऑफिस को बाहर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ना भी हो तो भी चल जाएगा, मतलब दो चार लोग होंगे और वो संभाल लेंगे। बट क्या ये प्रोडक्शन बंद हो गया तो क्या आपका ये सामान बन के रेडी हो जाएगा? बिजनेस एक्टिविटीज़ को ठीक से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप बेसिकली ये समझो, बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़ कंसिडर की जाती है। कोर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं। ठीक है? कोर एक्टिविटी मतलब क्या? बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। लेट से मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं कोचिंग सेंटर के अंदर कोर एक्टिविटी क्या है? मेरी टीचिंग, उस टीचिंग से जनरेट होने वाली रेवेन्यू।
दैट इज़ व्हाट प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस की कोर एक्टिविटी। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर क्या है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोर एक्टिविटी है। अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा, कम कॉस्ट पर सामान बना के रेडी कर देगा, तो मार्केट में आप हायर मार्जिन कमा लोगे। हो सकता है उस मार्जिन की वजह से आप कल को एक नई ब्रांच भी डाल दो। मतलब बिजनेस की एक्सपेंशन और बिजनेस का डिमोशन, बिजनेस का बढ़ना घटना, बिजनेस की एक्सपेंशन कितना इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीमेंट पे जाएगा, बिजनेस कितना डिक्रीमेंट पे आएगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि बिजनेस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा है, बिकॉज अल्टीमेटली ये बिजनेस की कोर एक्टिविटी होती है। ठीक है। तो वेयर हाउस और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस में सारा रॉ मटेरियल पड़ा होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फैक्ट्री कैसे चल जाएगी। इस दोनों डिपार्टमेंट के, इन दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब सिंपल, कोर एक्टिविटी होनी चाहिए और उस कोर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करोगे वो सब बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी खर्चा आप करते हो, ऑफिस में अकाउंटेंट की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, ऑफिस वाला, इसके अलावा आप ऑफिस का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, ऑफिस में जो एसेट्स आप यूज़ कर रहे हो उसका डेप्रीसिएशन, ऑफिस का रेंट, ये सब बेटा बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये बिजनेस की कोर एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते। बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं सर? फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हर वो खर्चा होता है बेटा जो वेयर हाउस और प्रोडक्शन लेवल पर हो रहा है। लेट्स से फ्यूल वाटर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस पेड टू द लेबर हु इज़ वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है उसको आप वेजेस पे करते हो। फिर सर सैलरी किसको पे करते हैं? सैलरी पे करते हैं कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं बैठा हुआ, जो ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको हम सैलरी पे करते हैं। आपको हर खर्चे को देखकर क्लियर ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इट इज़ रिलेटेड टू ऑफिस। ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और वेयर हाउस लेवल तक के जितने भी खर्चे होते हैं बेटा वो सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री और वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस की कोर एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं, जिनके बिना बिजनेस का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, जो कि बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मैन्युफैक्चर करना ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका मेन डिपार्टमेंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, फ्यूल वाटर एक्सपेंसेस, लेबर की वेजेस। ठीक है। और फैक्ट्री में जो मशीन यूज़ हो रही है उसका डेप्रीसिएशन, मतलब फैक्ट्री लेवल तक के सारे खर्चे। अच्छा, वेयर हाउस में क्या क्या पड़ा होता है सर? वेयर हाउस में पड़ा होता है ओपनिंग स्टॉक, है ना, पिछले साल का एंड में कुछ स्टॉक बच गया था जो कि हम यूज़ नहीं कर पाए, तो ओपनिंग स्टॉक। आपने कुछ और सामान परचेज़ किया, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, तो परचेजेस, उसमें से कुछ ख़राब निकल गया तो परचेज रिटर्न को माइनस कर देना। ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ पर होंगी? ट्रेडिंग में होंगी। और जैसे ही आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बाहर आ जाओगे, जैसे ही आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और वेयर हाउस से बाहर आ जाओगे, तो इस लेवल से आगे अब जितने भी खर्चे होंगे, ठीक है, इस लेवल से आगे अब जितने भी खर्चे होंगे वो सब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ठीक है तो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही, लेकिन बाइफरकेट करना है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में। ठीक है। इस लेवल पर जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब इनडायरेक्ट नेचर का है, जिसका डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवर द प्रोडक्ट, जिसकी काउंटिंग मैं इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूँ। एक बात बताओ, ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूँ, क्या मैं उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट में डाल सकता हूँ? फैक्ट्री लेवल पर जो पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी कॉस्टिंग आती है। ठीक है। तो वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सब खर्चा जो इस पेन पर आ रहा है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री लेवल तक का जो होता है उसको कंसिडर करते हैं कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे, ऑफिस लेवल के जितने भी खर्चे होंगे, ठीक है, रेंट पे करना ऑफिस का, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रिपेयर का खर्चा, ऑफिस का हाउसिंग कीपिंग मेंटेनेंस का खर्चा, ये जितने भी खर्चे होते हैं ऑफिस लेवल के जो खर्चे होते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको डेप्रीशिएशन भी ऑफिस लेवल का ही कंसिडर करना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो रेंट भी आपको ऑफिस लेवल का ही कंसिडर करना है। ये सब बेटा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है। तो अगर नॉन कोर एक्टिविटी है तो उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस होता है वो कहाँ आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। होपफुली इतना क्लियर होगा। इसको अच्छे से बना लो, कोई बात नहीं, थोड़े से डायग्राम, थोड़ी सी चार्ट बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, देन उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंस शीट को।
बता दूं पार्ट्स में आएगी वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड, और लगातार वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को हम बाद में सीखेंगे। आओ अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ज़रा फॉर्मेट देखो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट डाउन करो। कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको चीज़ें समझनी है, ध्यान से देखो। तो ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, देखो इसमें दो अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ऊपर वाला जो ये है ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। मतलब इसमें ओवरऑल मैं फैक्ट्री लेवल तक के एक्सपेंसेस की बात करने वाला हूँ। और कलेक्शन के नाम पे तो मेरे पे एक ही है, क्या सेल्स है, इसके अलावा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है जो कि यूज़ नहीं हो पाया, तो वो पड़ा हुआ है ना। एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो हमारी ये कैटेगरी है ना, दिस इज़ व्हाट फैक्ट्री लेवल एक्सपेंसेस, दिस इज़ व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्री लेवल तक के एक्सपेंसेस को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कैसे कंसिडर करे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे पास साल के शुरुआत में कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, मैंने वो ऐड कर लिया। फिर मैंने कुछ और परचेज़ किया, मैंने चेक किया उसमें से कुछ ख़राब निकला तो मैंने वापस कर दिया, तो नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। देन उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लेवल का सारा खर्चा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, आप देखते ही पकड़ लोगे, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेबर को पे करी गई वेजेस, नॉट सैलरी, वेजेस, बट क्वेश्चन में लिखा है वेजेस एंड सैलरी, तो मतलब उस एक्सपेंस के अंदर वेजेस का पार्ट ज़्यादा है, दैट इज़ वाई वेजेस एंड सैलरी लिखा है। तो फिर हम कहाँ कंसिडर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंसिडर करेंगे। बट अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो फिर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। ये चीज़ हाईलाइट कर लेना बेटा, इसमें गलती मत करना। और इसके नीचे का जो आइटम देख रहे हो ना, नीचे वाली जितनी भी कैटेगरी है, दिस इज़ व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो दो अकाउंट एक साथ मर्ज होते हैं इसके अंदर, दोनों को ध्यान से समझो। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, फैक्ट्री लेवल का सर सारा खर्चा, फ्यूल, वाटर एक्सपेंसेस, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री लेवल, बार बार कह रहा हूँ फैक्ट्री लेवल, ठीक है। ठीक। ओपनिंग स्टॉक परचेज कहाँ का था सर, वेयर हाउस का था, तो वेयर हाउस भी आएगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री लेवल। देन इन खर्चों को आप ऐड करो और अपनी टोटल सेल और क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दो। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों रख रहे हो यहाँ पे आप, क्लोजिंग स्टॉक बेटा एक बेसिकली एंड रिजल्ट है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज अ इवेंट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बेसिकली तीन तरह का स्टॉक जनरली पाया जाता है। एक होता है रॉ मटेरियल का, जो कि आपके पास बिल्कुल रॉ है, नया आपने खरीदा हुआ है, वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ऐसा मटेरियल जो कि वेयर हाउस से निकल चुका है बट उस पर अभी प्रोसेसिंग चल रही है, और वो कहाँ पर है, फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है। देन उसके बाद कुछ होते हैं बिल्कुल तैयार माल, जिसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स, जो कि बस फिनिश गुड स्टोर में पड़ा हुआ है, और वहाँ से उठ के सीधा कहाँ जाएगा, आउटलेट्स पर जाएगा, मार्केट में जाएगा और बिक जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये तीन तरह का स्टॉक देखने को मिलता है, एंड दिस इज व्हाट समवेयर दिस इज अ रिकवरी फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यू कैन से कि ओपनिंग स्टॉक यूटिलाइज कर लिया, परचेजेज यूटिलाइज कर लिया, बट एट द एंड कुछ बच गया। अब कुछ बच गया तो उसको क्या कर लो, क्रेडिट कर लो, ठीक है। दिस इज एंड रिजल्ट, क्लियर है। फिर उसके बाद सेल, सेल में से सेल रिटर्न्स को माइनस कर दो। सेल आपने जितनी भी टोटल सेल करी, देखो रेवेन्यू के नंबर हमारे पास सिर्फ सेल है ना। ओवरऑल कलेक्शंस की बात करूँ तो हमारे पास सेल है, और हो सकता है चुटर पुटर कहीं से थोड़ी मोड़ी ऑफिस लेवल पर कोई छोटी मोटी इनकम आ जाए, कहीं से इंटरेस्ट आ जाए, है ना, कोई एसेट बेचा उस पर प्रॉफिट कमा लिया, ये सब बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से जनरेट होने वाली रेवेन्यू नहीं है। बिजनेस की कोर एक्टिविटी है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, साफ सीधी बात, ठीक है। तो सेल जितनी करी आपने, उस सेल्स में से जितनी भी सेल्स रिटर्न है उसको आप माइनस कर देंगे, तो आपकी नेट सेल्स आ जाएंगी, ये आपकी अल्टीमेट रेवेन्यू है। इन दोनों को आप ऐड करो, इन सब को आप माइनस कर दो, तो फाइनली आप पहुंच जाएंगे पता है कहां पर, बोलो सर, ग्रॉस प्रॉफिट पर। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का वो मार्जिन होता है जो बिजनेस की बिल्कुल कोर एक्टिविटी, बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल तक की कमाई होती है, ठीक है। अभी बिजनेस ने इसमें से क्या, अभी अकाउंटेंट ने इसमें से सारे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ही नहीं करे, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि वही सामान बन के रेडी हो जाएगा तो उसकी पैकिंग वैकिंग होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, भाई ये सब खर्चा तो फैक्ट्री लेवल के बाद होता है। फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में सामान की प्रोसेसिंग होकर बाहर पटक देते हैं वो तो, उसके बाद उसमें पैकिंग वैकिंग होती रहती है, उसके बाद उसमें यहाँ तक कि कई बार तो पैकिंग भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो रही होती है। पैकिंग अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि सिचुएशन क्या है, अगर फैक्ट्री लेवल का एक्सपेंस है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अदरवाइज उसके बाहर के जितने भी खर्चे होते हैं, लेट्स से कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड एक खर्चा आएगा,
अब वो कैरेज आउटवर्ड पता क्या होता है, सामान बन के रेडी हो गया सर, मार्केट में पहुंचाना है, उसका भाड़ा, उसका किराया। अब वो कैरेज आउटवर्ड प्रोडक्शन लेवल से बाद ही तो है, प्रोडक्शन लेवल का तो नहीं है, प्रोडक्शन लेवल के बाद वो खर्चा हुआ है। दैट इज़ वाई वो हमारा कहाँ आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, मतलब कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जिसका ऐसा खर्चा है ये जिसका ना डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा आता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट में से, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जैसे ही आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, मतलब कि ऑफिस लेवल का जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर दोगे। अभी हमने ये दो डिपार्टमेंट कवर किए थे, देखो अभी हमने ये दो डिपार्टमेंट कवर कर लिए थे, अभी हमारे दो डिपार्टमेंट बाकी हैं। जैसे ही इन दो डिपार्टमेंट्स की आप बात करो ना, तो बस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। या ये हमने कहाँ कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया सर ट्रेडिंग में। तो सर ये दोनों अब कहाँ कवर करेंगे हम, ये दोनों हम कहाँ कवर करेंगे जी, ये दोनों हम कहाँ कर P&L में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को में एक्सपेंसेस को पढ़ो, आइटम्स को देखो और तुरंत डिसाइड करो वेदर इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू ऑफिस। ठीक है, देखो होता तो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है, क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस की एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म हो ही रही है ना, बट ये बिजनेस का कोर पार्ट नहीं है, समझ रहे हो आप। फैक्ट्री लेवल से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री लेवल के बाहर का खर्चा है। सैलरी पे कर रहे हो आप एम्प्लॉयज़ को, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट्स पर, कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो आप, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, है ना भाई। ऑफिस का चलना तो उसका भी ज़रूरी है, उसके बिना बिजनेस तो उसके बिना भी नहीं होगा, बिजनेस होगा तो सही, है ना। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उस ऑफिस लेवल के खर्चे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो बिजनेस के कोर एक्सपेंसेस नहीं है, उसका बिजनेस की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को समझो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे जी, जैसे आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे ट्रांसफर करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ जाएंगे। दीज आर द बिजनेस के कोर प्रॉफिट्स, मतलब बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर लोगे तो उस लेवल पर आपका कितना मार्जिन है, दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब बिजनेस की सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर लोगे सर, पूरी फैक्ट्री चल के तैयार हो जाएगी, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ऐसे खर्चे स्टार्ट होते हैं जो कि बिजनेस ने सोचे नहीं थे लेकिन वो हो गए। बताऊं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दीज आर व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो खर्चे हैं ना, दीज आर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी में नहीं आते। क्या बिजनेस को रन करने के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, सर लोन लिया था उस पर ब्याज पे करना पड़ रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट कमा लिया जी हमने, फिक्स एसेट बेच दिया। क्या बिजनेस में कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहा था या फिक्स एसेट बेचने के लिए कर रहा था, सर फिक्स एसेट बेचने के लिए तो नहीं कर रहा था। तो फिक्स एसेट बेचा तो वहाँ से अगर कुछ मुनाफा कमा लिया तो क्या वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नो, बिजनेस की ऑपरेशनल प्रॉफिट है ही नहीं वो, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसका सामान बेचकर वो पैसा नहीं आया, वो एसेट बेचकर पैसा आया है। और एसेट बेचना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था मैन्युफैक्चरिंग करना। दैट इज़ वाई वो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मशीनरी 10 साल से यूज़ कर रहा था, अब कबाड़ हो गई, मैंने बेच दी, उस पर कुछ फ़ायदा हो गया, डेप्रेशन लगाने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, उस वैल्यू से ज़्यादा पर बिक गया, प्रॉफिट हो गया जी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, घाटा भी तो हो सकता है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर लोन लेकर ब्याज पे करने के लिए धंधा थोड़ा ना कर रहा था, बिजनेस कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो जो ब्याज पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, है ना। नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं बेटा, जैसे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है ना। तो डेप्रीसिएशन को हम अगर ऑफिस लेवल का तो हम कहाँ कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कंसिडर करेंगे, राइट। बट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मशीनरी यूज़ हो रही है उसका डेप्रीसिएशन है और क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इसको मार्क कर लो। ठीक है, ध्यान से समझो, गहराई समझो बात की। नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस सारे वो खर्च होते हैं जिनकी वजह से पैसा खर्च नहीं होता, जैसे कि डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ कर देना, है ना। गुडविल रिटर्न ऑफ कर देना मतलब जैसे गुडविल थी बिजनेस की अच्छी खासी, गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस होती है, ये भी बिजनेस का एक एसेट होता है। अब उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल नील हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, हमने उसको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसे खर्चे की वजह से कोई पैसा थोड़ा ना खर्च होता है,
बट आपके प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं, दिस इज़ नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये हो गए आपके फिजूल खर्चे, ये हो गए बिजनेस की ऑफिस को रन करने के खर्चे, और ये हो गए बिजनेस की फैक्ट्री को रन करने के खर्चे। एंड देन फाइनली आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नेट प्रॉफिट्स पर पहुँच जाएंगे। क्लियर है? नेट प्रॉफिट जो होता है, हमेशा एक इन्वेस्टर की नज़र ना इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, एडिशनल जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ उसको बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इन्वेस्टर की नज़र सिर्फ इस पे होती है। वो बोलता है आपने फैक्ट्री चलाई, सामान बनाया, बताओ उस लेवल तक कितना कमा रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये तो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करने के बाद नेट प्रॉफिट आए हैं, कैसे कुछ लेना देना भी नहीं है। अब मान लो लॉस ऑन सेल ऑफ एक्सेस हो जाए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा कोई घाटा हो जाए जिसकी वजह से मोटा नुकसान हो जाए, तो उसको कंसिडर थोड़ा ना करेगा इन्वेस्टर। वो तो बोलेगा यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट ये तो एक्सपेक्टेड है ना सारे। तो बिजनेस के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, दीज आर द कोर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नेट प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट हमारा नेट मार्जिन आ जाता है, दिस इज व्हाट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसी के फॉर्मूलाज बनाऊंगा, और फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इसी से फॉर्मूले बनेंगे जिसके अंदर आप सीखोगे कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, वही इक्वेशन फॉर्म में बन जाएंगे, वो सारे सीखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।